सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ और इस बार हम वीडियोस को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे और जून 2025 के लिए हम कोशिश करेंगे नेट जेआरएफ हर बच्चे का निकले। ठीक है। सो सबसे पहले ये है पेपर 1 का स्ट्रैटेजी वीडियो। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैंने पुराने वीडियोस बताए थे कि हाँ ये बुक पढ़ लो, इस चैनल से पढ़ लो, ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो एंड डन। नो, इसमें थोड़ा सा कुछ आपको अलग मिलेगा बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में, इवन मेरी वीडियोस से भी थोड़ा कुछ अलग, क्योंकि पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है। एंड हर बार पैटर्न चेंज होता है और हर बार हमें लगता है कि यार हमने तो पढ़ा था सब कुछ, पर पेपर में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। हमने इससे भी सारे नोट्स पढ़ लिए, टीचिंग का पूरा पढ़ लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, बट वो जो बेसिक क्वेश्चन जो पहले आते थे वो आते ही नहीं है। अब पेपर जो है मोर ऑफ अ टेक्निकल बोल सकते हो, कॉमन सेंसिकल हो चुका है। तो हम उसको एनालाइज करने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी या नहीं, वो आप डिसाइड करोगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, पीवाई को प्रैक्टिस कर लो। नो, हम पूरा प्रिसाइज पेपर स्ट्रैटेजी डिसाइड करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो अभी रिसेंट क्वेश्चन आए हैं ना, दिसंबर के 2024 के, यानी कि जनवरी में जो पेपर हुआ वो, और जो अगस्त में पेपर हुआ था वो, पिछले एक साल के 2 शिफ्ट के। ठीक है। सो वो भी किसके, पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स होंगे, पर उससे आपको पेपर 1 की हर स्ट्रैटेजी के लिए आइडिया मिल जाएगा। पेपर 1 की अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको समझनी है तो आपको रिसेंट जो पेपर हुए हैं उनके 30 के 30 सेट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। 30 सेट्स इन द सेंस कि जैसे मैं पॉल साइंस की हूँ तो मेरा पॉल साइंस का पेपर 1 अलग होगा, हिस्ट्री का पेपर 1 अलग होगा, ज्योग्राफी का पेपर 1 अलग होगा, फिलोसफी का अलग, साइकोलॉजी का अलग, लिंग्विस्टिक्स का अलग, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के पेपर का पेपर 1 अलग। ठीक है। तो वो सारे सॉल्व करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको समझ आता है अच्छा ये पैटर्न क्या है। फिर जैसे ही आपको पैटर्न समझ आता है, अगला पेपर देने जाते हो तो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो सब उसमें आप 35+ स्कोर कैसे कर सकते हो। 35+ मैंने स्कोर किया है, मतलब डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, एक तो हम पेपर एनालाइज करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, किस पे नहीं। और हमेशा पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर मैं बोलूँगी इस चीज़ पे फोकस कर लो, पेपर में अगली बार वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पागल तो है नहीं कि दोबारा रिपीट करेंगे। तो पैटर्न ड्रॉ करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें देखो जो कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म। ठीक है। और उसके अलावा डीआई। तो आपका अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, सिलॉजिज्म वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है। अब AIEO क्या है, उससे रिलेटेड जितना भी आसपास की चीज़ें होती हैं वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका 35+ आराम से आप कर सकते हो। तो पेपर 1 काफ़ी स्कोरिंग है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का बताऊंगी, उसके आंसर टिक कराऊँ, या ऐसा मैं अभी पेपर एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस राह पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा पहला टिप आपके लिए होगा, आप लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर, बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है और वो मैथ्स छोड़ के जाते हैं, बट नहीं, आपको कुछ भी हो जाए मतलब प्रैक्टिस करते रहो। मैंने मैथ्स और डीआई की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप उतना भी प्लेलिस्ट करके जाते हो तो इनफ है डीआई के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। और फिर जब ये एक चीज़ स्ट्रांग हो गई, आपका कॉम्प्रिहेंशन 5 से ही जा रहे हैं, 10 या 12 क्वेश्चन अगर मैथ्स के मिला के और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई में मिला के ठीक जा रहे हैं, तो आप आराम से 30+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो। बिकॉज बाकी जो होते हैं टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट में भी कन्वेंशंस पे ज़्यादा फोकस करना, और आजकल डिसीजेस, पॉल्यूशन, इन सब पे से जनरल नॉलेज वाले, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे जो आपको आजकल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स या कुछ आ रहा है तो वो वहाँ से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब बहुत बेसिक्स। ठीक है। जो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इतना हम डीप में नहीं पढ़ सकते, बट स्टिल ओवरव्यू ले सकते हैं जो हाँ करंट में चल रहा है। तो वो ट्राई कर सकते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को उस तरीके से सॉल्व करने का, क्योंकि हर बार अलग क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक्स भी पता है साइंस के, इन्वायरमेंट के, तो यू कैन डील विद दैट। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज बिल्कुल ही काम नहीं आएंगे। पीवाईक्यूज में जो कुछ की टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसी के अराउंड घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अगर एयर पोल्यूशन से पिछली बार कोई क्वेश्चन आया है तो उसी के में एयर पोल्यूशन में कोई डेप्थ में ही कुछ और पूछ लेगा, या क्लींजिंग वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे पिछली बार भी, इस बार भी वाटर ट्रीटमेंट से आया, बट वो क्वेश्चन उसने डीप में पूछ लिया, जैसे अभी हम देखेंगे अभी क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी है पेपर 1, बट अगर आप पूरा डीप में KVS मैदान पूरी ख़त्म करके जाते हो, टाइप सब कुछ पढ़ के जाते हो, फिर भी आपको लगता है कि पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, 30
वहाँ पे स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आपने सब कुछ पढ़ा, आपने कोई पेड कोर्स खरीदा, आपने सारे टाइप्स पढ़ लिए, टीचिंग का पूरा कम्युनिकेशन, पर वो आता ही नहीं है। सिचुएशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन से। तो ये मैंने एनालाइज किया, हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, बट ये मेरा एनालिसिस है। और बाकी आप पेपर देखोगे अभी मेरे साथ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं अगस्त 2024 के क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया। पहले आपको पता है, पहले जो 5 होते हैं वो हमारे डीआई के क्वेश्चंस होते हैं। तो डीआई मैंने आपको जैसे बोला, वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि यहाँ से 5 फिक्स्ड हो जाए, और 5 लास्ट के जो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं वो फिक्स्ड रखने होते हैं। बीच में लॉजिकल रीजनिंग के भी 5 मिला लो, तो वो इंपॉर्टेंट। तो ये 15 क्वेश्चन के अलावा आपको ये 15 क्वेश्चन कैसे भी करके 35 प्लस लाने के लिए ये 15 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो पेपर 1 में। अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे से। जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पीएम से आया, PM 2.5, PM 10, ये सब हम पढ़ते ही हैं एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, लेकिन इससे डेप्थ में आ गया कि फाइनेस्ट पार्टिकुलेट मैटर कौन सा होता है। अब ये आपको कहीं ना कहीं नोट्स में मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ये आपको कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट का। जब आप कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपको निकल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, किसी नोट्स वगैरह में कोचिंग से नहीं मिल पाते, बट ये आपको खुद के, जिसके लक अच्छा हुआ वो कर सकता है, नहीं हुआ और आपको नहीं आता तो क्या ही कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाकर आ सकते हो। अब जैसे आईसीटी के क्वेश्चन है, रैम, रोम, कैश, फ्लैश मेमोरी, ये इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपके, है ना। तो ये आपको अपना आईसीटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चंस के। मतलब आईसीटी से भी कुछ स्टैटिक पार्ट में होता है, तो आप आईसीटी जो है हमारा यूनिट, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन आसानी से निकल सकते हैं और 35 प्लस आप कर सकते हो। देन बात करें नेक्स्ट की, जैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वगैरह, काइट टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, ये सब भी हम बेसिक्स में पढ़ते ही हैं। तो ये टेस्ट आपका यहाँ से आ सकते थे, लेकिन कुछ डेप्थ में हम पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, ये तो सब पढ़ते ही हैं। अभी आके न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबने पढ़ी होती है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी बड़ी है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते एक बारी में, राइट। तो इसलिए आपको ये कितनी बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे भी निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी पता। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो ऑब्वियसली वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेगी, सिंगल डिसिप्लिनरी या सब अर्बन या स्पेशलाइज्ड की बात नहीं करेगी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था, तो अगर नहीं भी पढ़ा फिर भी आप थोड़ा बहुत इसमें लगा सकते थे। ये अगस्त का क्वेश्चन है। देन इसके अलावा आप बात कर सकते हो सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंडियन फिलोसफी जो आता है हमारा, ये लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर। तो वहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक रहते हैं, बस थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो लॉजिकल रीजनिंग से भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। इवन 15 नहीं तो कम से कम कितनी बार तो 16-17 क्वेश्चन भी यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। देन ये आपका सिलॉजिज्म वगैरह से है। ठीक है, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू, AE, IO आप बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन था आपका पीवाईक्यू से सॉल्व हो सकता था, क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, रिकॉल से लेकर आपकी मेमोरी वाले क्वेश्चन पार्ट से लेकर आप वो देख सकते हो, रिएक्टिव मेमोरी, प्रोएक्टिव मेमोरी या ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, वहाँ ये जो ट्रांसफर लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसको इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ लो, अगर वो प्रीवियसली रिपीटेड है तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और कितनी बार आप इसको, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, कि जैसे अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है और अगर आपको वो नई चीज़ सीखने में दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि आपकी पुरानी चीज़ जो आपने सीखी थी वो उससे इंटरफेयर कर रही है, या आपने जो पहले सीखा था वो शायद आपने गलत सीख लिया था, इसलिए जब आपको कहीं वही सेम चीज़ दोबारा सिखाई गई तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पहले ऐसा सीखा था, अब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, कि ये फॉर्मूला तो मैंने ऐसे सीखा था, H2O होता है और यहाँ पे मुझे H2O ऐसे बताया जा रहा है। तो जब ऐसी मेमोरी आपके साथ इंटरफेयर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। इनहिबिशन होता है प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज़ को। तो अगर आपको इसका लिटरल मीनिंग भी पता होगा, ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में भी अनुवाद करके देख सकते हो, तो आपके पास ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन होता है, तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हो। और ट्रांसफर लर्निंग कैसे पता चला कि वहाँ से आया, जैसे अगर मैंने आपको बोला 30 सेट्स होते हैं, 30 सेट्स यानी कि 31 सेट्स भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हर पेपर 1 हर सब्जेक्ट का अलग होता है। तो सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर 1 सॉल्व नहीं करना, सारे सब्जेक्ट्स का पेपर 1 सॉल्व करना है, लेटेस्ट वाला 2024 के। तो कहाँ से मिलेंगे वो आपको, तनवीर सर की टेलीग्राम ग्रुप पे आराम से मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं और से मिल रहा है या कुमार भरत की ऐप से मिल रहा है, कहीं से भी वो कर सकते हो, या मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल करवा रखा है आपको पुराने वाले 30 सेट्स। तो वो भी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं अपने ग्रुप पे भी आपको इस बार वाले भी भेज दूंगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लर्निंग मंत्रा पे। ठीक है, learningmantra.vb टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। फिर साथ ही साथ अगर हम देखें 14th क्वेश्चन में भी जैसे
आपका सिर्फ इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी से क्वेश्चन है। ये आपको बेसिक्स, जो मैंने बोला कि आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए अगर आपको 30 से 35 तक आराम से स्कोर करना है, तो 35 प्लस टारगेट लेकर चलो जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च ये वो, और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आपको डीआई और लॉजिकल रीजनिंग पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ऐसे जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आ गया, ट्विटर पहले कब आया, फेसबुक का आया, आप इसकी सबकी डेट्स याद नहीं कर सकते, बस इसको कॉमन सेंस पे बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा हाँ ट्विटर नया है तो ट्विटर बाद में आया होगा, पहले फेसबुक आया होगा, स्पुटनिक भी लेटेस्ट है तो वो बाद में आया होगा, ऐसे करके आप अपने कॉमन सेंस पे सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें भी प्योरली लक भी चलता है और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप सब पढ़ते ही हैं। देन आपका स्टैंड अलोन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड। हम सारी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ सकते, और हायर एजुकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अनप्रिडिक्टेबल ही आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एप्स में एंशिएंट हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ सकते हो, कमिटीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है, कोठारी कमीशन वगैरह, पर उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हम सिर्फ तुक्का मार के सॉल्व कर सकते हैं। देन मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन में आपको ये कहीं नोट्स में तो मिलेगा नहीं है सच कि अच्छा हमने ये कहीं पढ़ा हो कि ग्लोबल विलेज मीडिया इज द मैसेज, ये भी सारे क्या होते हैं कॉमन सेंसिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन ये तभी आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे निकलेंगे अगर आपने कम्युनिकेशन का बेसिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब पढ़े हुए हैं। तो फिर ये क्वेश्चंस ऐसे जो होते हैं वो आपको एकदम स्कोरिंग होते हैं, करने ही करने चाहिए। देन नंबर ऑफ टेल्स इन 100 टॉस, ऐसे वाले क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको पता भी है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर ऑब्वियसली मैथ्स के क्वेश्चंस, जो मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि मैथ्स आपको अच्छे से रखना है। आईसीटी में बहुत एकदम स्टार्टिंग आते हैं, बस आईसीटी से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि बहुत ट्रिकी आए कि जो किसी को नहीं आता होगा, ठीक है, उसको कॉमन सेंस के बेसिस पे, अगर आप बहुत टेक्नोलॉजी से ट्रेंडिंग हो, क्योंकि अभी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो टेक्नोलॉजी सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको सिर्फ एक एक बारी भी पढ़ा हुआ है तो आराम से। तो आईसीटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, डीआई स्ट्रॉन्ग कर लो, लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही, और बाकी सबके जो दूसरे यूनिट्स है वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, ठीक है। तो उसको पूरा डेप्थ में करने से अच्छा है कि आप उसके बेसिक्स याद कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही है इसमें सारे में, जैसे सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ये स्वयं प्रभा से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और अलग अलग चैनल से आता है, अलग अलग डेप्थ में आता है। 32 चैनल्स है, सबका हम सारे चैनल सबकी किसने क्या कौन से चैनल में क्या है वो नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से तो हम देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं। अब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग वाला क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, अगर आपने पीवाईक्यू करे होंगे, सिर्फ 30 सेट्स करे होंगे तो आप आराम से कर सकते थे, है ना। अब बहुत लोगों को लगता है कि एनालाइजिंग तो एकदम आखिरी में होगा, लेकिन एनालाइजिंग द टास्क में सबसे पहले आता है, तो डी होना चाहिए। फिर ये आपके ऑब्वियसली मैथ्स के क्वेश्चन, और ये फिर आपके ऐसा कोई नोट्स वगैरह में नहीं होते, राइट। ये आपके डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन है, जब आप ऑब्वियसली हमेशा चेक बॉक्स पे टिक करते हो, आई एम नॉट अ रोबोट, किसी साइट पे विजिट करते हो, किससे रिलेटेड होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आराम से, मतलब मेन जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, सीरियस, मेलोड्रामा, करेक्टर ड्रामा, अब ये कहीं नहीं मिलेंगे, पर आपको मिल सकते थे अगर आपने प्रीवियस पीवाईक्यू करे होते। ये जैसे 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 2023 के अगर आपने सारे सेट सॉल्व करे होते तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और घुमा दिया, थोड़े से ऑप्शंस अलग कर दिए हैं, तो ये भी क्या है, पूरा लक बेस्ड क्वेश्चन जाते हैं ऐसे। अब मैं ज़्यादातर आपको क्यों बोल रही हूँ कॉमन सेंसिकल लक बेस्ड, क्योंकि ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आप कितने नोट्स पढ़ लो, कितना रट लो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 45 क्वेश्चन आते हो, ठीक है, 50 में से। हमेशा आपका ऐसा होगा कि 30 क्वेश्चन आते होंगे अगर बहुत अच्छे से भी मेहनत करिए, या 35, वो भी तब जब आपके इसमें डीआई और लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडेड हो तब, ठीक है। उसके अलावा लक काम करता है बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन सेंस काम करती है, तो वो देखना होगा। इसलिए पेपर 1 का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये सारे टॉपिक्स कर लो, ये यूनिट्स कर लो, नहीं। आपको एक उसको मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है। अब ऑब्वियसली इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में मैं हमेशा बोलती हूँ बस प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस करके जाओ, और ज़्यादातर बस एयर पॉल्यूशन या उसके जो वो है वाटर ट्रीटमेंट है, इन सब से रिलेटेड आसपास का, और ये भी कहाँ से करना है, हमेशा पीवाईक्यू से करना है, ऐसा अलग से नहीं करना होता। कन्वेंशंस आपको अलग से करनी है, प्रोटोकॉल्स जो आती है वो अलग से करनी होती हैं, लेकिन बाकी सब आप पीवाईक्यू से करके जाओ हमेशा इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। तो क्योंकि प्रोटोकॉल का यहाँ से जैसे आ गया, देन आपका यहाँ पे आप ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, देखो सिलॉजिज्म के कितने सारे आ चुके हैं, बार बार सिलॉजिज्म और ये सब आ रहा है, तो इससे आपका काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिस्टम, आईसीटी में हमेशा स्टैटिक टॉपिक रहता है, तो नंबर सिस्टम हमेशा अच्छे से करके जाओ। नंबर सिस्टम भी एक तरीके से आप मान लो आपके मैथ्स का ही पार्ट हो गया है ना।
ये देखो आईसीटी का वैक्यूम ट्यूब, मतलब आईसीटी एक स्कोरिंग यूनिट है। अगर आपने अच्छे से किया तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको हौच पौच नहीं झेलना पड़ेगा, या मतलब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर जैसे हाई डेफिनेशन कार्टून क्या होता है, हाई डेफिनेशन लो डेफिनेशन, अब आपको नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रखे। ऐसे क्वेश्चन एचडी एलडी वाले पहले भी आ चुके हैं। अब ये क्या होता है भाई, लो डेफिनेशन होता है। कैसे होता है तो आपको ये इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, बस हम क्वेश्चन पैटर्न समझ रहे हैं कि कहाँ से हम किस पे ज़्यादा फोकस करें और किस पे कम। और मैं आपको कोई हवा में बातें नहीं बता रही हूँ, आपको पीवाईक्यू सामने खोल के दिखा रही हूँ। अभी सिर्फ 2 सेट्स दिखा रही हूँ जो पॉल साइंस का पेपर 1 है, बाकी आप सारे सेट्स देखोगे तो और अच्छे से होगा। पैरेलॉसिस बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में ही 2023 में, तो अगर उस टाइम वहाँ पे पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऐसा आपको पेड कोर्स या कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो हैं जितने भी, ठीक है। फिर ये व्हेन कम्युनिकेशन नेटवर्क बिकम इनऑपरेटिव, इसको क्या बोला जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको किसी नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, कॉमन सेंस बेसिस पे ही करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम डाउन टाइम, ठीक है। अगर नहीं पता तो उसको डाउन टाइम बोलते हैं, जब कम्युनिकेशन नेटवर्क इनऑपरेटिव हो जाए, जब आप सही से काम नहीं कर पा रहे, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही से अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है। फिर अब यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता। कि एक लड़की है, वो किचन टेबल पे बैठी है, वो अपने ऐसे ग्रॉसरी खरीदने के बारे में सोच रही है, तो वो अपनी कौन सी एबिलिटी यूज़ कर रही है ना। तो ऑब्वियसली वो क्या कर रही है, रिकॉल कर रही है कि हाँ अच्छा मुझे ये खरीदना था। वो जैसे आप सब्जी मार्केट लेने जाते हो, आपको मम्मी ने लिस्ट दी वगैरह, तो ये भी बहुत ऐसा ही क्वेश्चन। फिर बायोगैस से रिलेटेड, मार्श गैस, स्वयं गैस, अब ये वाले क्वेश्चन आपको हो सकता है नोट्स में मिल भी जाए, नहीं भी मिले, जैसे मतलब आप कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन इन्वायरमेंट की जो बुक आती है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या इवन स्कूल की बुक्स जो आती है 11वीं 12वीं, उसमें आराम से लिखा होता है ये सारी चीज़ें। इसमें क्या आ जाएगा, मार्श गैस, स्वैम गैस, कंपोज गैस, ये सब बायोगैस होती है, तो ये भी डी आ जाएगा। अभी तभी तो आराम से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो आराम से नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट और ये सारे आईसीटी वगैरह के, आईसीटी तो नहीं, चलो इन्वायरमेंट पे उनका एज होता है कि वो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं शंकर आईएएस या किसी भी बुक से, है ना। फिर मैं ये नहीं बोल रही कि यूपीएससी की किताबें लेके पढ़ो, नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इन्वायरमेंट का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये भी सारा लॉजिकल रीजनिंग है। फैलिसीज है आपका, तो लॉजिकल फैलिसीज इज ऑल्सो अ पार्ट की जो बहुत स्कोरिंग होता है, जो आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो आईसीटी, लॉजिकल फैलिसीज, इलॉजिकल फैलिसीज, व्हाटएवर, सिलॉजिज्म, सब कुछ आपको ये सब कवर कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी कहूत, अडोब प्लेयर, गूगल फॉर्म्स, ऑडेसिटी, कम क्या अब इसमें नया वर्ड आ गया, कैम्पसिया, इससे पहले ये वर्ड ये नहीं आया था। कहूत वगैरह से बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो अब क्विजेज है, तो क्विजेज वगैरह के लिए कहूत वगैरह होता है, तो इसमें सी ऐसे करके आप निकाल सकते हो। गूगल फॉर्म्स में भी क्विजेज होती हैं, तो वैसा ये थोड़ा मतलब आराम से आपका कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। देन नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं है नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होता है, तो कुछ नहीं कर सकते, आप तुक्का मार के आ सकते हो बस। वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा वॉल्केनिक एरप्शंस, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन बचे कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको हमेशा ठीक करने ही है। इसको कॉम्प्रिहेंशन को एक बार ही अच्छे से पढ़ो, और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर इस पे जाओ। ऐसे नहीं कि पहले आपने पूरा पढ़ लिया फिर आप एक क्वेश्चन पढ़ो, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर ढूंढो, पहले की पहले 2-3 लाइन में ही मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि पांचों क्वेश्चन पहले एक बारी में पढ़ जाओ, उसके बाद जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड्स रिकॉल होते रहेंगे। अब बात करें जैन 2025 के क्वेश्चन, जो लेटेस्ट पेपर हुआ जिसकी अभी आंसर की आई है, ठीक है, और अभी इसका रिजल्ट पेंडिंग है। आई होप जल्दी सबका अच्छे से रिजल्ट आ जाए। ऑब्वियसली कि ये आप मान सकते हो दिसंबर 2024 के क्वेश्चन है बेसिकली, जो जनवरी में शुरुआत में हुए हैं। देन यहाँ पे आपके वही 5 कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी 5 डीआई और 5 कॉम्प्रिहेंशन, डीआई के 5। और डीआई में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और रेशियो। अगर आपने इन दोनों पे अच्छी कमांड है तो आप डीआई को कोई भी कितना भी मुश्किल डीआई हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और मैंने मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, फुल मैथ्स करके या फुल डीआई करके देख लेना एक बार, इसी नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आपको पूरा डीआई मैथ्स सब कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बेस्ट वीडियोस को कंपाइल कर रखा है उस प्लेलिस्ट में, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जो बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं हर चैनल, दूसरे चैनल्स की, उनको मैंने एक जगह प्लेलिस्ट बना दी है। अब आपको पता होगा जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से न्यूक्लियर पावर प्लांट से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, न्यूक्लियर पावर ये हो गया, या न्यूक्लियर पॉल्यूशन जो
हमारा एक टॉपिक है, उसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन से अराउंड जितनी चीज़ें आप उसको पढ़ सकते हो, पावर प्लांट से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन आए थे PYQs में भी, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट इज ऑल्सो प्लस ICT इज ऑल्सो अ स्कोरिंग। बाकी जो थोड़े होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ऑब्वियसली इनमें से भी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, पर अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अच्छी कमांड है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। या फिर इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। देन हम देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेमाटिक डिसॉर्शन, इफेक्टिव डाउन का, इमीडिएट, ये सब। तो ये कम्युनिकेशन से आपका भी कभी कभी बेसिक्स भी आ जाता है, कभी उस बेसिक्स को ही घुमा के थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में पूछ लेता है। अब जो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल जो फैलिसीज वगैरह वाला जो होता है, या इंडियन लॉजिक वाला जो पार्ट है वहाँ से आते हैं, सॉरी इंडियन लॉजिक से। अब जैसे आर्यभट्टा का आपको पता है मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, तो एस्ट्रोनॉमी वहाँ से क्लियर हो सकता था, आप निकाल सकते थे, ठीक है। फिर ऋषि कर्नाड से भी कितनी बार पुराने जो PYQs है वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले ही, जब आप 31 सेट्स अगर आप सॉल्व करके जाते हो ना हर बार, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। इसलिए जब मैंने भी, जब मेरा 35+ स्कोर बना था, वो कैसे बना था, जब मेरे आए थे अप्रॉक्स 99.2 परसेंटाइल आया था मेरा पेपर 1 में, और 35+ क्वेश्चन कुछ ठीक हुए थे मेरे, ठीक है। सो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं बस पिछले सारा प्रीवियस ईयर नहीं करके गई थी, बस मैं प्रीवियस ईयर का 2 सेट्स के 30 सेट्स करके गई थी, जितने भी पेपर 1 आए सब सॉल्व कर लिए, तो आराम से पेपर 1 क्लियर हो सकता है। तो ऋषि कर्नाड है जैसे एटॉमिक थ्योरी के लिए, फिर सुशांत है सर्जरी, नागार्जुन आपका एल्केमी के लिए, तो ये ऐसा आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। देन इसके अलावा आपके वही सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख लो आज ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या है, कंक्लूजन किसको बोलते हैं, प्रीमाइस, मतलब आपकी इन वर्ड्स पे पकड़ होनी चाहिए, राइट। देन आफ्टर दैट इफ़ यू विल सी, अब आजकल जैसे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बहुत बार आ चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, मॉडल्स ऑफ टीचिंग मैंने करवा रखे हैं अपने यूट्यूब वीडियो में, ठीक है। उस मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये ट्रेनिंग मॉडल करवा रखा है, और वो मैंने क्यों कराया था, क्योंकि वो ऑलरेडी PYQs में आए थे। तो PYQs में अभी तक जितने भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग आए थे वो मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिए थे, चाहे सबका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा उसके फाउंडर और लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और अगर नहीं भी पता तो फिर भी आप इन वर्ड्स से पता कर सकते हो, अच्छा इंक्वायरी है, अच्छा ट्रेनिंग है, तो इसमें ट्रेनिंग होती होगी, इसमें लोग मतलब हम क्रिएटिविटी पे फोकस करते होंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सलिटी, एथोलॉजिकल, पर्टिकुलरिस्टिक, क्वालिटेटिव, चाहे आपको इस सब के मीनिंग भी पता हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका प्योरली कॉमन सेंस और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आप समझ के कर सकते हो। अब ये साफ साफ बोल रहे हैं नॉट जनरल क्वेश्चन, तो हम पर्टिकुलर में क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, है ना। तो पर जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो हम इसका मतलब नॉट पर्टिकुलर आ जाएगा, नॉट जनरल लिखा है तो हम जनरल पे नहीं होते, हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, या सिंगल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरिस्टिक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो वैसे आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हो। उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन है सीरीज वाले, नंबर सीरीज ईजी। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है ये भी आपके 31 सेट्स में पिछली बार आए थे, तो ये इस बार दोबारा रिपीट हो गया, अगर वो किया होता तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाता। और अगर नहीं भी किया तो आप ये सोच सकते हो कि टीम का पेयर बन रहा, पेयर जो है वो 2 पेयर बना के सोलो खेल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आप इसको वर्ड्स को तोड़ तोड़ के भी सीख सकते हो, थोड़ा इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखो, या अगर नहीं पता तो उसको हिंदी में उसी टाइम ट्रांसलेट कर लो। ऑब्वियसली वेरी फेवरेट क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, डिग्रीज वाले, ये भी आपके सब मैथ्स और DI को अच्छे से करने से होंगे, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से करने से होंगे, है ना। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपन, आराम से बहुत इजी स्टैटिक क्वेश्चन है। देन आपका ये आ क्या RFID, ये आपके ICT के क्वेश्चन है, हर बार पढ़ते ही हो, आपको सबका मीनिंग पता ही है, बहुत ईजी था। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जानबूझ के ट्रिकी बनाने के लिए कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप मैथ कैलकुलेट करने लग जाओ अगर आपको आता है, और अगर नहीं तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको रिलेशन पता करना है कि अगर स्टैंडर्ड, जितना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही छोटा हमारा मीन होगा, या इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ऐसा करके आपको जिसको मैच कर सकते हो कि जैसे सबसे बड़ा 113 है तो इसका आंसर सबसे छोटा 6 होगा, ऐसे करके कुछ इसका रिलेशन बनता है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर ऐसा ही आपको बिना कैलकुलेट करके आप इसको आंसर निकाल सकते थे। अब इसका जो मेन रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो अभी आई एम फॉरगेटिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या फिर ये कैलकुलेशन से सॉल्व हो सकता था। तो टाइम नहीं था, बस आपको इसी पे उस टाइम पे टिक लगा के आ सकते थे। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो और आप थोड़ा नेट JRF से पीछे हो जाओ, ठीक है। तो स्मार्टली प्ले करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसी टाइम छोड़ दो या किसी पे भी टिक लगा के आगे निकल जाओ। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें से आपको हो सकता है कि एक
पता हो सेंटेंस 2 पता हो फिर, लेकिन आप उसके बाद आपको ये नहीं पता कि मिनिमम 10 होता है, कंबशन होता है कि नहीं, तो ये भी प्योरली लक बेस्ड होते हैं। अगर 1-2 भी पता है तो उसमें से भी आप थोड़ा बहुत कभी कभी एलिमिनेट कर सकते हो। पीएच तो ऐसा है कि जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आ रखे हैं पीवाईक्यू में। आफ्टर दैट इफ़ बात करें इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इन सब से रिलेटेड हम पढ़ते ही हैं, और ये सारे ही इसके टाइप्स, जो थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी कौन कौन से है तो हम ये इसके उसमें पढ़ते हैं। तो अगर आपको इनका, आपने थ्रेड्स पढ़े हुए हैं, आपने इन सबका मीनिंग पढ़ा है किस टाइम पे क्या, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने बोला सिचुएशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबको पता है थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी ये चारों ही होते हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा थ्रेट है तो वो आपको चूज करना था। फिर आपके जैसे मूड्स एंड फिगर्स वाले क्वेश्चंस थे, ये बहुत पहले भी आते थे, फिर बीच में आना बंद हो गए थे, तो लोगों ने छोड़ा अब नहीं आ रहे तो छोड़ो। लेकिन जो बहुत पुराने टाइम से तैयारी कर रहा है, या जिसने पहले के पुराने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, 2019-20 में आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो हम ऐसे करके एक डायग्राम बनाते थे मूड्स एंड फिगर्स का, तो ये आपका मूड निकल जाएगा, है ना। जैसे ऑल एक्टर्स वाला है तो ये ए है, ये सम एक्टर्स है तो ये आई है, फिर से सम वाला है तो फिर से आई है तो ए आई है। अभी फिर फर्स्ट फिगर बनेगी, थर्ड फिगर बनेगी, तो मूड्स एंड फिगर्स में हम ऐसे शर्ट की शेप बना के हम निकालते थे, है ना। तो आप देख लो थोड़ा पुराना पेपर पैटर्न भी रिपीट हो रहा है दोबारा से। अब ये जैसे यूजीसी रिकमेंडेशन वाला जो क्वेश्चन है, ये पूरा कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि हाँ यूजीसी क्या कर सकती है और क्या नहीं, जितने नेगेटिव पॉइंट्स है वो हटा दो, पॉजिटिव वाले है वो एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर आपके प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आ गए, तो आप ऐसा देखो ना प्रीवियस ईयर में कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने चाहिए। प्रोबेबिलिटी कर लिया, मैथ्स में से, मैथ्स भी तो इतना बड़ा है मैथ्स मान लो, अब उसमें से भी सब नहीं कर सकते, डीआई कर सकते हो, परसेंटेज रेशियो कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन अगर जो रिपीट हो रहे हैं वो कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो मैथ्स का भी एक प्रिसाइज सिलेबस है जो आपको सिर्फ पीवाईक्यू से पता चलेगा। और मैंने जो जो मैथ्स, हमारी वाली मैथ्स यानी कि जो यूजीसी नेट में जो मैथ्स पूछी जाती है, या जो यूजीसी नेट में लॉजिकल रीजनिंग आती है, उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो कि हम कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कॉमन सेंस बेस्ड। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया कि टीचर्स जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं किस चीज़ के लिए बेस्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज अ टीचर आप क्या करोगे, आप नॉर्मली अपना आंसर दे सकते हो। देन यहाँ पे आपका मेटाकॉग्निशन, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप से बहुत क्वेश्चन आया, कॉग्निटिव लोड से क्वेश्चन आ रखे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। बस अगर इन सब का एक पे एक मीनिंग भी पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं कि कहीं से भी आ जाते हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाते हो। बहुत ही रेयर केसेस में अगर कभी पढ़ लिया हो बाई चांस तो हो जाता है। सो आप ऐसे आप मान सकते हो कि 50% पेपर तो प्रेडिक्टेबल रहता है। प्रेडिक्टेबल भी क्या, वही हमारा कॉमन सेंस बेस्ड जितनी मेहनत है, और 50% पेपर अनप्रेडिक्टेबल रहता है हमेशा। तो अगर लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ये कर लो यहाँ से आ जाएगा या आ जाएगा, तो यूजीसी नेट जो है या फिर जो हमारा एनटीए है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, वो आराम से हमें कैसे भी फंसा सकता है। तो जो स्कोरिंग पार्ट रहेगा हमेशा आपका डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, फैलेसीज, इंडियन लॉजिक, ये सभी रहेगा। अब जो जेनजी होते हैं, जेनजी के जो अभी ट्रेंडिंग में टर्म्स चल रही है, पेपराजी, पैरोडी, ये सब आपको पता है। पेपराजी क्या होता है, फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ को स्टॉक करते हैं, तो ईजी क्वेश्चंस थे लेकिन उनके लिए जो थोड़ा ट्रेंड में रहते हैं, ठीक है। अब ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो हर बार पेपर में कभी ना कभी आ रखे हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ के गए होगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि कहूत, एडपजल, स्क्रीन कास्टोमैटिक, इन सब के बारे में आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, तभी आप आराम से इसको निकाल सकते थे कि क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, की हम किससे वीडियोस बना सकते हैं। जैसे कहूत है गेम्स वगैरह के लिए, क्विजेस के लिए, ये भी क्विजेस वगैरह के लिए, माइंड मास्टर माइंड मैप्स वगैरह के लिए होता है। तो बच्चा क्या भाई, सी और ई, तो सी और ई इसका सही आंसर होना था, ठीक है। इसके मतलब स्क्रीन कास्ट करते हैं ना आप, तो स्क्रीन कास्ट पे वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियोस का। जैम बोर्ड जो आता है आजकल, जो वाइट बोर्ड है, ठीक है। जैसे मेरा अभी तो ये वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगी, तो वाइट बोर्ड्स भी आते हैं जिसपे हम लिख सकते हैं, तो उस पर भी हम अपना वीडियो एडिट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जैम बोर्ड है, गूगल के थ्रू ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये भी थोड़ा सा क्या था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर आप इसको एलिमिनेट करके निकाल सकते थे अगर आपको पता था कि कहूत, एडपजल और माइंड मास्टर जो हमेशा पीवाईक्यू में रिपीटेड है, वो कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगैन अनप्रिडिक्टेबल, जब तक आपको नहीं पता थोड़ा सा या लक बेस्ड होते हैं, आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर, तो इसमें एक्ट्स से आपको एक्ट्स के सारी डेट्स पता होनी चाहिए थी, या फिर आप थोड़ा सा वैसे करके बना सकते थे। तो मैं कोशिश करूंगी किसी दिन एक्ट्स पे भी एक वीडियो बना दूं, और आपको एक कहानी के थ्रू, जैसे कि हम ट्रिक से याद करते हैं, तो ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगी, बिना आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, बस आपको मैं कहानी याद कराऊंगी तो आपको ये सारे एक्ट्स याद हो जाएंगे।
फिर ये कंटेंट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आया था, बेसिक्स से आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने सही से कर रखा हुआ होगा तो, या रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर उसके बाद रिसर्च असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीटेड है, इनिशियल टू फाइनल पहले भी बहुत बारी ये क्वेश्चन आ रखा है PYQs में ही। 30 सेट्स जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल कराया था, इसमें सेम क्वेश्चन था PYQ से। फिर ये आपका POD COD हर बार हम करते हैं, pH लेवल टर्बिडिटी, पर इस बार थोड़ा सा टेक्निकल आ गया कि जार टेस्ट क्या होता है। तो जार टेस्ट भी अगर आपको बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन हाँ कोई इन्वायरमेंट पढ़ रहा है तो उसमें आ सकता है, नोट्स वगैरह में तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ PYQ में एक बार ऐसा BOD PH करके कुछ आया था, और जार टेस्ट उसमें एक ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन में से इस बार क्वेश्चन बना दिया है। तो बेसिकली जार टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम केमिकल्स पता लगा सके कि केमिकल्स जो है वाटर में कितने केमिकल्स हैं, अमाउंट ऑफ केमिकल्स कितना है, तो वो COD में आप उसको बोल सकते हो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग का क्या मतलब है, तो ऑब्वियसली फिर से ICT का क्वेश्चन, और ICT में फिशिंग वगैरह हम सब ये सब पढ़ते ही हैं। देन यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एज यूजुअल, हमेशा एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से आता है और कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के दे सकते हैं। अब हज़ारों यूनिवर्सिटी हम सब नहीं पढ़ सकते। डिफेक्टिव इंडक्शन की फैलेसी क्या होती है, ये एक नई फैलेसी इस बार पूछ ली गई थी, तो आप इसको नहीं भी पता तो अगर आपको इंडक्शन का मतलब पता है, इंडक्टिव रिसर्च वगैरह जैसे आप पढ़ते हो, तो उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ आता था, इवन मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसमें, है ना, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। अभी BL ऑटरे कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, अब इस हमें ये नहीं पता इसने क्या दी, पर हम अपने दिमाग से ये पता कर सकते हैं कि हाँ मीडिया की स्ट्रैटेजी है तो उससे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं मीडिया, सेलिब्रिटी के थ्रू, स्पेक्टिकल, सिनर्जी, प्लान ऑब्सलेंस करके, लॉजिक ऑफ सेफ्टी का, तो आप ऐसे कुछ कुछ यूज़ कर सकते हो, है ना। तब ये सारी इन सब से ही प्रॉफिट गेन हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे गेन होगा, उसके बाद किससे होगा, तो ऐसे आप सीक्वेंस में लगा सकते हो, तो सबसे कम पर रख सकते हो। जैसे सबसे कम प्रॉफिट आपका मेरे को लगता है स्पेक्टिकल से हो सकता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे लगता है सेलिब्रिटी अगर होंगे उससे हो सकता है। तो अभी आई डोंट नो द इसका करेक्ट आंसर की क्या है, बट जैसे मुझे लगता है तो उसको हम थोड़ा आंसर की देख के हम इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा कम्युनिकेशन में हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जेस्ट्रल पढ़ते ही हैं। जेस्ट्रल तो इतना कभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये तीनों हमेशा पढ़ते हैं। अब जो एक लाइन बनती है वो लाइन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो लाइन हमारा फ्लो कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। हम लाइन कभी ऊपर से नीचे तो नहीं बनाते, हमेशा ऊपर से नीचे बनाते हैं, तो अब क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता था। देन इसके अलावा आपका ये आ गया, आपका ICT में हमेशा नंबर सिस्टम आता है, और इसमें भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार इतना कैलकुलेटिव कर देते हैं हद से ज़्यादा, और कितनी बार आपको सिर्फ इससे ही पता लगाना होता है, मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। तो ICT का नंबर सिस्टम की शॉर्ट ट्रिक्स, उसको कैलकुलेशन करके कैसे हो सकता है ये। फिर आपको ऑड वन आउट करना था, आपको चाहे एक्सटेंशन एंड इंटेंशन का मतलब नहीं पता, लेकिन आपका PYQ में बहुत बारी एक्सटेंशन इंटेंशन ये सब आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे पेन, बुक और बैग, ऑब्वियसली क्या है, तीनों रिलेट कर रहे हैं, तो एक ही ऑड वन आउट यहाँ पे हो जाता है। फिर इसके बाद आपका इनकरेक्ट, यही आपका इंडियन लॉजिक से आ गया। इंडियन लॉजिक में भी बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अनुमान, प्रमाण, जैन, बुद्धिज्म, मीमांसा थोड़ा थोड़ा हम इसका पढ़ सकते हैं, और ये इजी क्वेश्चन था। देन इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डाटा सेट लगाना था, ये भी ऑब्वियसली प्योर मैथमेटिकल और इजी क्वेश्चन। देन इसके अलावा आपका यहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये आपके आ गए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे ना कहीं। सिंप्लेक्स टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, या एक डुप्लेक्स होता है, एक सिंप्लेक्स होता है, आपको ये हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स पता है कि नहीं वो भी आपका मैटर करता है। अगर आपको पता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ये होता है कि सिर्फ जा रहा है हमारा कम्युनिकेशन, वापस नहीं आ रहा। डुप्लेक्स में जाएगा भी और वापस भी आएगा, तो सिंपल पे बस गया, तो वो सिंप्लेक्स होता है। तो इनमें से कौन कौन सा होता है कि जिसमें सिर्फ हम अपना कम्युनिकेशन भेजते हैं लेकिन वापस हमें कोई आंसर नहीं मिलता, तो आप वो सब कॉमन सेंस लगा सकते हो। फिर आपके पास ये बाकी तो फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन आ गए एंड इट्स ओवर। तो आई होप आपको ये पेपर एनालिसिस थोड़ा सा हेल्प किया होगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़े से एफर्ट्स डालने की कोशिश करी, मेरे जो थिंकिंग है, और ऐसा आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा कि जिस तरीके से मैंने आपको आज पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो, इसका 80% भी फॉलो कर लेते हो, तो आप 35+ आराम से स्कोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। सो ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जून 2025 के लिए पेपर 2 की स्ट्रैटेजी पॉल साइंस के साथ। थैंक यू so much for watching. Bye bye.